अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाब अपनी वीकली वीडियो ला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले माजरत, तकरीबन 1 महीने बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। तो कुछ फैमिली इशूज़ थे जिसमें मैं मसरूफ़ था। अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें ठीक ठाक मेरी हो गई। तो इस 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मुख्तलिफ इशूज़ उभरे होंगे और हस्बे मामूल मैं तवक्को करता हूँ कि उसका कुछ भी हल नहीं हुआ होगा, सिवाय टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कशन के या जलसों में खिताब के अलावा। अब हम आते हैं, चूँकि वीकली मैं ये अपना अदना सा रिव्यू, क्रिटिकल रिव्यू पेश करता हूँ। पिछले हफ्ते तकरीबन 12 रुपये तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था, अगर आपको पिछले मेरे वीलॉग्स याद हों, कि IMF के साथ जो मुआहदा इनका लास्ट हुआ है उसमें ये बात कही गई है कि आप तेल की कीमतों में हर माह इजाफा करेंगे और इसी तरह बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि IMF की हतरवसा कोशिश होगी मुल्क के अंदर इकनॉमिक मिजरी जो है वो बढ़े। और इकनॉमिक मिजरी दो वजूहात की बिना पे बढ़ती है, जब मुल्क के अंदर बेरोजगारी होती है और मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आता है। अब इन्फ्लेशन जो है वो कैसे आएगा? तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है, हर वो चीज़ जिसकी पैदावार में या जिसको तैयार करने में तेल का इस्तेमाल होगा वो महंगी होगी। वो चाहे बिजली हो, चाहे अशियाए खुर्दनोश हो। और बिजली की कीमतों में आप वैसे हर महीने इजाफा करते जा रहे हैं। उससे होगा क्या कि जाहिर सी बात लोगों में फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, और जब लोगों में फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा तो लोग फिर जाहिर सी बात है जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी उसके खिलाफ खड़े होंगे। और लोग मेरे ख्याल में अब वो उठना शुरू हो गए हैं, जिस तरह से महंगाई जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है। अब देखा जाए तो अगर हम तकाबली जायज़ा लें पिछले 9 माह का, तो तकरीबन 12 दफ़ा कीमतों में इजाफा हुआ है और तकरीबन 51.30 पैसे पेट्रोल फी लीटर इजाफा हुआ है। आगे आप खुद ही हिसाब कर लें कि अगर पिछले 9 माह में पेट्रोल की कीमतों में 12 दफ़ा इजाफा हुआ है तो उसकी वजह से अशियाए खुर्दोनोश और बाकी ज़िंदगी के जो मामलात में हैं उसमें कितना इजाफा हुआ होगा। लेकिन बजाय कि हम इसके ऊपर को अमली इकदाम करें या को हम ठोस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आए, हम ये कहते हैं पेट्रोल महंगा है तो आवाम इस्तेमाल कम कर दें। बिल्कुल आवाम को भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा या हर वक्त गाड़ी ही आपके पास हो। आप सस्ते जो जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप उसके ऊपर चले जाएं। जैसे साइकिल का इस्तेमाल जो है ये मेरे ख्याल में काबीना को शुरू करना चाहिए। जैसे इन्होंने ऑस्टेरिटी का एक हवाला दिया था शुरू में जब आए थे, तो इसी तरह मेरे ख्याल में शिबली फराज साहब बजाय कि ये बात करें, क्या ही अच्छा हो कि शिबली फराज साहब सुबह जो है साइकिल पे पार्लियामेंट का इजलास जो है उसको अटेंड करने जाएं, ताकि लोग भी देखें कि हमारे वुज़रा जो हैं वो आवाम के दुख दर्द में किस हद तक शामिल हैं। और जब आप ये तेल के कम इस्तेमाल की एग्जाम्पल सेट करेंगे तो मेरा ख्याल लोग जो हैं वो भी आपको फॉलो करेंगे। बजाय कि ये सारी चीज़ें ट्वीट्स के ऊपर हों, बजाय कि ये सारी चीज़ें टीवी प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कशन में, बजाय कि ये सारी चीज़ें जहाँ पे वाला अखबार के अंदर सिर्फ पब्लिश करने के लिए हों। तो अमली इकदाम जब आप करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। अब वो ये भी कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है तो ज़िंदगी पहले जैसे नहीं गुजार सकते। बिल्कुल बात सही है, मुश्किल वक्त आ गया, तेल की कीमतों में इजाफा होगा। ये मुश्किल वक्त आम आदमी के लिए तो नहीं होना चाहिए, मुश्किल वक्त हर सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन उसके लिए होना चाहिए। और इस मुश्किल वक्त में सबसे पहले लीडरान जो होते हैं वो आवाम का साथ देते हैं। तो मेरी वही दोबारा जो अर्जी है कि आप जनाब जितने वुज़रा हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको भी चाहिए कि वो भी पार्लियामेंट जब जाएं तो साइकिल पे जाएं, जब पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएं तो साइकिल पे जाएं, ताकि लोग देखें कि हमारे माशाल्लाह इतने हैंडसम प्राइम मिनिस्टर जो हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई ईमानदार हैं। तो उन्होंने अब आवाम के दुख दर्द को देखते हुए जब बोला पता चला कि तेल की कीमत में बहुत इजाफा है, तो उन्होंने खुद साइकिल पे जाना ऑफिस शुरू कर दिया, इसलिए बाकी लोग भी उनको फॉलो करें। अब ये भी कहा जा रहा है हुकूमत किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करे, तरजीह खुराक पर है। इसलिए आप जब बोला गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, आप चावल भी इंपोर्ट करते हैं, आप जब बोला टमाटर इंपोर्ट करते हैं, अदरक इंपोर्ट करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं। पता नहीं कौन सी तरजीह है, ये किस तरजीह की आप बात करें, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो मुझे अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आई जिसकी बिना पर मैं ये बात कर सकूँ कि वाकई हुकूमत की जो तरजीह है वो खुराक पर है। तो जी कितनी तरजीह है खुराक के ऊपर? इस 12 रुपये पेट्रोल की कीमत में, फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से 28 अशिया जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है।
अब जनाब वाला जब ये सूरत हाल हो तो आगे आप खुद अंदाज़ा कर लें। अब वो कह रहे हैं कि सालाना बुनियाद पर देखा जाए 28 एशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 18.09% हो गया है। और ये मैंने आपसे कहा था, अगर एक महीना पहले वाली बात हो तो उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि हाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन कम शो किया जाए, लेकिन रियलिटी में तकरीबन 30% इन्फ्लेशन हो चुका है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो उन चीज़ों की तरफ आ रही है। तो वो जो फिगर मैंने एक एस्टिमेट करके आपको बताया था, ये शायद वहाँ तक पहुँचेंगे। और कुछ जगहों पे ये भी बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है वो पसमानदा गरीब तबका है, और वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो 19.40% है। तो ये अदारा शुमारियात जो हैं वही सारे बता रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है वही आम चीज़ें जो आलू महंगा है, आटा महंगा है, चावल महंगा है, दालें महंगी। गरीब आदमी तो जाहिर सी बात है इसी को इत्तेफा करता है। कोई अमीर तो है नहीं को जो किसी रेस्टोरेंट में या होटल में या घरों में वो स्टिक जो है उसका कह लें इसको कि गोश्त के टुकड़े जो है वो इस्तेमाल करें। बेचारा गरीब आदमी चावल से पेट भरते हैं, रोटी से पेट भर लेते हैं ताकि 3 टाइम जो गुजारा हो सके। वो दाल जाहिर सी बात है गरीब की खुराक है, और आटा भी गरीब की खुराक है, चावल भी गरीब की खुराक है। उसके बाद याशी जो तो अमीरों ने करनी है, गरीबों ने थोड़ी करनी है। गरीब बेचारे घर में अगर 3 टाइम खाना पका ले, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी बात है। बाकी बाहर रेस्टोरेंट्स में इंजॉय करना जाके तो कहीं ख्वाब में कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल की प्राइस की वजह से लोगों की ज़िंदगी कितनी अजीरन हो चुकी है। लेकिन वो साथ ये भी कहा जाता है कि जनाब वाला हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो फ़र्ख हबीब साहब ये बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के दिल में अवाम का दर्द है। हाँ बिल्कुल दर्द है, इसलिए वो कहते हैं कि आपको जनाब वाला बिजली भी सस्ती मिलेगी और महंगाई भी आने वाले दिनों में कम हो जाएगी। सिर्फ ये हो जाएगी जो है ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। पिछले 3.5 साल से हम यही बात सुनते आ रहे हैं, इस तरह से हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम करप्शन का खात्मा कर देंगे। आपके सामने करप्शन का लेवल जो पाकिस्तान के अंदर अभी इंडेक्स आया है। हम जी जनाब वाला पाकिस्तान के अंदर से और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लोग नौकरियां करेंगे आके, ठीक है। और अब हमने ये कहना शुरू कर दिया कि जो बाहर नौकरियां मिल रही हैं पाकिस्तानियों को वो भी हमारी वजह से मिल रही हैं। तो ये तो हमारी नालायकी जो है उसका ये लेवल है। हाँ ये जो एक अच्छी बात है कि वो हेल्थ कार्ड्स का कहा जी, हेल्थ कार्ड्स का कारनामा बड़ा शानदार है। अब मसला ये है कि बात तो ठीक है, अब हर बंदा जो है वो हेल्थ कार्ड को तो पेट में रख के नहीं खाएगा ना। वो जो बीमार बंदा है वही हॉस्पिटल जाएगा, और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इलाज बहुत महंगा है। तो इस तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट का ये अच्छा काम है कि हेल्थ कार्ड जो इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड इन्होंने मुतारफ़ करवाए हैं, उससे गरीब आदमी या एटलीस्ट वो भी हॉस्पिटल के अंदर जाकर 10-10 लाख रुपया जो है सालाना अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन शायद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जहाँ तक जनाब वाला ये रोना रोया जाता था कि आज हम आए हैं तो हमने रेलवे को मुनाफा बख्श कर दिया। रेलवे का खर्चा तकरीबन 333 अरब 81 करोड़ पे हो चुका है, और ये 2011 से लेकर 2020 तक का है। तो जो पिछली हुकूमतों को तो हम जिम्मेदार ठहराते थे, अब पीपी की गवर्नमेंट हो या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो, कि ये करप्ट लोग हैं। वाकई वो करप्शन की कहानियाँ उनकी बहुत पॉपुलर भी हुई हैं, और वो एक अलग बात है कुछ चीज़ें अभी तक कुछ लोगों के लिए वो साबित नहीं हो सकी। लेकिन 2018 के बाद तो ये हुकूमत थी, ठीक है। तो इन्होंने जो रेलवे का खसारा था उसके ऊपर कितना काबू पाया, तो हुआ कुछ नहीं, चीज़ें वैसे की वैसे ही चल रही हैं। सिर्फ हमने एक जो ढंढोरा पीटा हुआ था कि जी ये करप्ट हैं, ये करप्ट हैं, ये करप्ट हैं। अब उसमें आप देखें इस गवर्नमेंट के अंदर कितने करप्शन के केसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुए हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जो ये चीज़ें इस गवर्नमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इकनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, वो इंशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी देखने को मिलेंगे। और वो फिर महंगाई की फॉर्म है तो आप जो कॉन्सिक्वेंस है वो तो देख ही रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी जल्दी जो है वो आपको मंजरनामे के ऊपर नज़र आएंगी। तो फिर आपको पता चलेगा कि जो पिछले लोग थे वो इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर आपको पिछले साल याद हो तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था जी बाकर रज़ा साहब जो पाकिस्तानी सपूत हैं और वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो पाकिस्तानी सपूत जिस मुल्क के ऊपर कर्जा जो है वो फी बंदा तकरीबन 1,90,95,92 हज़ार का मकरूज हो, तो वहाँ के इतने महंगे गवर्नर हमें रखने चाहिए। जब बोला ये पाकिस्तानी सपूत जो है इनकी तनख्वाह जो है महाना वो 25 लाख रुपये है। और ये बात ऐवान बाला के अंदर इरफान सिद्दीकी साहब ने मेंशन की है, जहाँ ये बताया गया है 25 लाख रुपये महाना तनख्वाह है। और उसके अलावा जनाब इनकी तनख्वाह में 10% सालाना इजाफा भी होगा, और उसके बाद फर्निश घर और उसके बराबर किराया और मरम्मती सहूलियत फराहम की जाती हैं। इनके पास ड्राइवर समेत 2 गाड़ियाँ, और उन गाड़ियों के इस्तेमाल की मद में 600 लीटर पेट्रोल दिया जाता है, ठीक है जी। जबकि गवर्नर स्टेट बैंक को बिजली, गैस, पानी और जनरेटर के अखराज फराहम किए जाते हैं, और इनके बच्चों की 75% फीस अदा की जाती है। और गवर्नर स्टेट बैंक को मुफ्त लैंड लाइन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सहूलतें भी हासिल हैं।
अच्छा, अब ये भी कहा गया है कि ये वज़ारत ख़ज़ाना की जानब से बताया गया है कि स्टेट बैंक 4 मुलाज़िम रख सकते हैं और हर मुलाज़िम की तनख्वाह 18,000 रुपये माहाना है। गवर्नर को 24 घंटे सिक्योरिटी और सिक्योरिटी गार्ड्स की सहूलत हासिल है। गवर्नर स्टेट बैंक को मुकम्मल इलाज की सहूलत हासिल है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक को हर माह 3 दिन छुट्टी की सहूलत हासिल है। इनकी ग्रेजुएटी 1 माह की तनख्वाह सालाना है। इनको ट्रांसफ़र के लिए खानदान समेत एयर टिकट और सामान मुंतकली की सहूलत फराहम की जाती है, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक को क्लब की माहाना चार्जेस समेत सहूलतें हासिल हैं। तो अगर इसका राउंड किया जाए तो 25 लाख जनरल उनको तनख्वाह है। तकरीबन मिला के मेरे ख्याल में ये हमें 35 से 40 लाख में गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनकी सर्विसेज पड़ रही हैं। तो बताइए कि इन्होंने आके अब तक ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है कि जिसकी वजह से हम जनाब वाला 35 से 40 लाख रुपया जो है वो बर्दाश्त करें, और ऐसा कौन सा सपूत है कि जो इतने पैसों में अपने मुल्क की खिदमत करता है। तो इस तरह के महंगे सपूत तो मेरे ख्याल में हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो लोग चाहिए थे कि जो मुल्क की सोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट शो करते। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी गवर्नर स्टेट बैंक लग जाना चाहिए। कम से कम वो ये इतना कहें कि भाई मेरी तनख्वाह जो है वो भी उससे भी उसके अंदर भी घर मेरा नहीं चलता, तो एटलीस्ट वो बात ख़त्म हो जाए। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर इस तरह के महंगे लोग हमें रखने चाहिए? और अगर रखने चाहिए तो फिर वही बात है कि आप अपने लोगों को कारकर्दगी हो या ना हो उसको ऊपर आप सर्टिफिकेट्स देते हैं, जिसको पंजाबी में सीधा सा कहते हैं कि अन्नी वंडे शरीनी पहुँचो अपने आनू। तो जनाब वाला फिर यही सूरत होगी, और कल को क्या होगा कि आप लोगों से सोना उधार मांगेंगे या बोले इसको बैंक में रखें ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व में इजाफा हो। तो सूरत ये आ गई है, और अब यही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इस तरह के सजेशंस आने हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि 35 से 40 या 25 लाख रुपया गवर्नर साहब को तनख्वाह देना बनता नहीं है, क्योंकि ये बात आम आदमी भी कर सकता है जो आजकल मशवरे पाकिस्तान की इकानमी को इम्प्रूव करने के आ रहे हैं। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।